नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। सूरज ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्या होता है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं और पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन कैसे होता है। इसके साथ साथ ही हम लोग ध्रुव तारा और धूमकेतु और उल्कापिंड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है और पृथ्वी का एक ही सैटेलाइट है नेचुरल, जो कि चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो पृथ्वी से कभी कभी चंद्रमा की दूरी सबसे ज़्यादा होती है और कभी कभी सबसे कम होती है। तो जब सबसे ज़्यादा जब दूरी होगी चंद्रमा के, उसे हम अपभू कहते हैं, और सबसे कम दूरी होगी तो उसे हम उपभू कहते हैं। तो यहाँ पे मून हम लेते हैं, यहाँ पे मून लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा दूरी है, इसे हम लोग अपभू कहते हैं, और सबसे कम दूरी होगी इसे हम लोग उपभू कहते हैं। उपभू यानी जब सबसे चंद्रमा सबसे नज़दीक रहेगा पृथ्वी से, उस समय पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3,64,000 किलोमीटर होता है। 3,64,000 किलोमीटर होता है। अपभू जब सबसे ज़्यादा दूर होगा, उस टाइम जो दूरी होता है 4,06,000 किलोमीटर होता है। तो इस तरह से चंद्रमा और पृथ्वी का हम औसत दूरी निकालते हैं, तो औसत दूरी हमें प्राप्त होता है 3,84,000 किलोमीटर। चंद्रमा अपने अक्ष पे जितना टाइम में घूम लेता है, उतना ही टाइम में वो पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे में घूमता है। तो घूर्णन भी इसी टाइम में कर लेगा, और पृथ्वी का परिक्रमा भी ये 27 दिन 7 घंटे में परिक्रमा भी कर लेता है। तो चंद्रमा का परिक्रमा काल और घूर्णन काल एक ही है, 27 दिन 7 घंटा। चंद्रमा जो है पृथ्वी से मैक्सिमम हम लोग 59% ही देख पाते हैं। चंद्रमा को हम लोग पृथ्वी से का मैक्सिमम जो चंद्रमा का पार्ट होता है उसे हम लोग 59% ही देख पाते हैं। चंद्रमा के आंतरिक सतह का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, चंद्रमा के आंतरिक सतह का, तो उसे हम लोग उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग सेलेनोलॉजी बोलते हैं। तो सेलेनोलॉजी पूछाएगा किसे कहते हैं, तो बताइएगा। चंद्रमा के आंतरिक भागों का जो अध्ययन करते हैं उसे हम लोग सेलेनोलॉजी के तहत ही करते हैं। चंद्रमा पर के पीछे वाले हिस्से में एक धूल का मैदान है। चंद्रमा के पीछे वाले हिस्से में क्या है, एक धूल का मैदान है, जिसे हम लोग शांत सागर कहते हैं। तो शांत सागर क्या है, चंद्रमा के पीछे वाले हिस्से में अंधकार है और वो एक धूल का मैदान है। चंद्रमा पर एक सबसे ऊंचा पर्वत है जिसको हम लोग लिबनिट रिज बोलते हैं। लिबनिट रिज बोलते हैं, और इसकी ऊंचाई 10,668 मीटर है। चंद्रमा पर एक पर्वत है जो कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसकी ऊंचाई 10,668 मीटर है, जिसको हम लोग लिबनिट रिज बोलते हैं। इतना बात आप लोगों को पता चल गया। अब हम लोग थोड़ा सा कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट पृथ्वीवासियों के द्वारा अपनी सुविधा के लिए छोड़ा जाता है। तो सैटेलाइट जो होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो बहुत तरह से होते हैं। कुछ सैटेलाइट पृथ्वी का मानचित्र लेते हैं, तो कुछ मौसम की जानकारी देते हैं, कुछ दूरसंचार के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग दूरसंचार के लिए देख लेते हैं। दूरसंचार के लिए जो सैटेलाइट छोड़ा जाता है, वो उसकी ऊंचाई जो होती है पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की होती है। 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे हम लोग दूरसंचार स्थित उपग्रह को छोड़ते हैं। तो दूरसंचार स्थित जो उपग्रह है वो पृथ्वी अपने अक्ष पे 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड यानी कि अप्रॉक्स में 24 घंटे में अपने अक्ष पे घूम लेती है। उसी तरह ये सैटेलाइट का भी पृथ्वी के साथ साथ ही घूमना होता है। ये भी पृथ्वी के साथ साथ से 24 घंटे में पृथ्वी का चक्कर पूरा कर लेगा। कौन? तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में भी तो कौन सा सैटेलाइट, जो कि दूरसंचार के लिए होता है। इस तरह से पृथ्वी से जब हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि दूरसंचार सैटेलाइट को हम लोग देखते हैं, तो वो हमें स्थिर प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है। इसका भी घूर्णन काल
जो होता है वो जो पृथ्वी के साथ साथ ही घूम लेता है, यानी कि 24 घंटे में ये भी पूरा कर लेता है। कुछ कुछ आर्टिफिशियल सेटेलाइट पृथ्वी का चक्कर एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 2 से 3 बार कर लेता है। वो जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट होते हैं वो पृथ्वी को स्कैन करते हैं हर जगह से, और नासा या जो भी देश के साइंटिफिक संस्था है वहाँ पे सूचना उपलब्ध करवाता है। तो इतना बात आप लोगों को पता चल गया। अब हम लोग थोड़ा सा ध्रुव तारा और धूमकेतु के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। ध्रुव तारा, ध्रुव तारा प्राचीन काल में लोग अपने दिशाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्रुव तारा का इस्तेमाल करते थे। आपको पता होगा पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए पृथ्वी पर जो सूर्य उदय होता है वो कहाँ होता है? पूर्व दिशा में। फिर से मेरे बात को एक बार रिकॉल करते हैं अपनी बातों को। पृथ्वी सूरज का परिक्रमा पश्चिम से पूरब करता है, इसलिए पृथ्वी पर सूर्योदय पूरब की दिशा में होता है और सूर्य अस्त जो होता है वो पश्चिम दिशा में होता है। ध्रुव तारा जो होता है रात में हमें पृथ्वी से उत्तर की तरफ दिखाई देता है। पृथ्वी से जब हम लोग देखते हैं तो पृथ्वी के उत्तर दिशा में ध्रुव तारा हमें दिखाई देता है, और सप्तऋषि के आसपास ध्रुव तारा हमें दिखाई देता है। पृथ्वी से ध्रुव तारा की जो दूरी है वो लगभग 47 प्रकाश वर्ष है, और ये उत्तर दिशा में दिखाई देता है। जब आप रात में उत्तर दिशा में देखिएगा तो आपको सबसे चमकीला जो तारा नजर आएगा उसे हम लोग ध्रुव तारा बोलते हैं, और इस पृथ्वी से 47 प्रकाश वर्ष दूर है। इससे पहले वाले वीडियो हमने सोलर सिस्टम के बारे में अपलोड कर दिए हैं, तो उसे आप लोग जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो ध्रुव तारा के बारे में ये आप लोग जानकारी हासिल कर लिए कि एक दिशा को ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम लोग ध्रुव तारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राचीन के लोग तो करते ही थे। अब हम लोग थोड़ा सा धूमकेतु के बारे में देख लेते हैं। धूमकेतु को ही हम लोग पुच्छल तारा भी कहते हैं। धूमकेतु को भी हम लोग पुच्छल तारा ही कहते हैं। तो अब अभी तक कम से कम 3000 से ज़्यादा धूमकेतु के बारे में पता चल चुका है, लेकिन जो धूमकेतु हमें 76 वर्ष में दिखाई देता है उसका नाम हेली है। जो धूमकेतु हमें 76 वर्ष में दिखाई देता है उसका नाम है हेली। और ये धूमकेतु 1986 में दिखाई दिया था, और इस तरह हम 76 वर्ष ऐड करते हैं तो ये हमें 2062 में दिखाई देगा। 2062 में दिखाई देगा। कौन सा धूमकेतु? तो हेली नामक धूमकेतु हमें 2062 में दिखाई देगा, और ये 76 वर्ष में दिखाई देता है। धूमकेतु क्या होता है? तो ये बर्फ़ और धूल का बना हुआ एक पिंड है। बर्फ़ और धूल का बना हुआ एक पिंड है, और इस पे हिमानी टाइप का बर्फ़ होते हैं। जब ये चक्कर लगाते लगाते सूरज के नज़दीक आता है, जब ये चक्कर लगाते लगाते सूरज के नज़दीक आता है तो इसके अमोनिया मीथेन वगैरह पिघल जाते हैं। जब ये पिघलते हैं तो एक प्रकाश उत्सर्जित करते हैं जो कि हमें एक चमकीला दिखाई देता है। कभी कभी ये प्रकाश जो चमकीला दिखाई देता है वो 1 लाख किलोमीटर तक भी हो सकता है। तो इस तरह से धूमकेतु भी जब पृथ्वी के नज़दीक से गुजरता है तो उसके पीछे वाले हिस्से से एक प्रकाश पुंज निकलता है जो कि हमें एक चमकीला प्रतीत होता है, और यही चमकीला प्रतीत हमें 2062 में दिखाई देगा, हेली नामक धूमकेतु। थोड़ा हम रफ करते हैं इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब थोड़ा सा हम लोग उल्का पिंड के बारे में देख लेते हैं। उल्का पिंड ब्रह्मांड में अनचाहे छोटे छोटे व्यास के जो होते हैं वो पत्थर भी घूमते रहते हैं। तो ब्रह्मांड में छोटे छोटे जो पिंड होते हैं वो कभी कभी क्या होता है, आकर्षण शक्ति के कारण टूट के पृथ्वी के अंदर चले आता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण या घूमते घूमते वो पृथ्वी के आकर्षण के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। तो जब ये उल्का
घूमते घूमते पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो ये वायुमंडल के रगड़ के कारण इसमें एक ज्वाला निकलता है और ये जलने लगता है। रगड़ के कारण जब ये जलने लगता है तो ये हमें चमकीला दिखाई देता है। तो कभी कभी हम लोग बोलते हैं इसे टूटता हुआ तारा, जबकि वो टूटता हुआ तारा नहीं रहता है, वो क्या रहता है, उल्का रहता है। तो वो क्या रहता है, उल्का रहता है, और ये जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण के कारण जलने लगता है। जब जल गया तो ठीक है, अगर नहीं पूरा जल पाया तो इसका जो बचा हुआ जो भाग पृथ्वी पर गिरता है उस भाग को हम लोग उल्का पिंड बोलते हैं। जब ये उल्का गिरता है, गिरेगा उल्का, और जब उसका शेष वाला भाग बचता है जो पृथ्वी पर आ जाता है उसे हम लोग उल्का पिंड बोलते हैं। तो उल्का और उल्का पिंड में अंतर समझ गए आप, ठीक है। अब हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में हम लोग जानेंगे। सूर्य ग्रहण यानी कि सोलर इक्लिप्स। और चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है, इसे हम लोग अब डिफाइन करते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, यहाँ पे हम सूर्य लिख लेते हैं, ये हो गया आपका पृथ्वी, और ये हो गया आपका चंद्रमा। आपको पता ही होगा पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इस तरह सूर्य नियत रहता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा और चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो सूर्य को हम नियत मानते हैं और चंद्रमा को मूविंग करते हैं। तो सन हो गया फिर यहाँ पे, और जब ये चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाएगा तो कभी ना कभी चंद्रमा तो यहाँ पे आ जाएगा ना, बीच में सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आएगा, तो हम लोग यहाँ पे मून लिख लेते हैं, जबकि यहाँ पे अर्थ लिख लेते हैं, ठीक है। जब सूरज का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पड़ पाए, जब सूरज का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं पड़ पाए तो उसे हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन। पहले सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने के लिए एक कंडीशन का होना आवश्यक है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा लाइन में होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लग सकता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, यानी कि सूर्य की किरण चंद्रमा तक नहीं पहुँच पाती है, चंद्रमा तक नहीं पहुँच पाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं चंद्र ग्रहण। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण। इसे हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण। जब सूरज का प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, सूरज का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाया, बीच में चंद्रमा रोक लेता है, तो इसे हम लोग सूर्य ग्रहण बोलते हैं। यानी कि पृथ्वी से हम लोग सूरज के प्रकाश को नहीं देख पाते हैं, पृथ्वी से हम लोग सूरज के प्रकाश को नहीं देख पाते हैं तो सूर्य ग्रहण लगता है। क्यों नहीं देख पाते, क्योंकि बीच में चंद्रमा आ जाता है, और जब चंद्रमा पे प्रकाश नहीं पहुंच पाता है सूरज का, जब चंद्रमा पे प्रकाश सूरज का नहीं पहुंच पाता है तो उसे हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो ये हो गया चंद्र ग्रहण, ये हो गया सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण जो होता है वो हमेशा अमावस्या के दिन होता है, अमावस्या के दिन होता है, और ये कंडीशन अमावस्या कहलाता है, क्योंकि इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि ये मून जो है, मून पे सूरज का ये पार्ट पड़ रहा है और ये पार्ट हम लोग पृथ्वी पर यहाँ खड़े हैं। मान लीजिए हम लोग पृथ्वी पर यहाँ खड़े हैं, तो हम लोग जो सूरज का प्रकाश यहाँ पड़ रहा है, यहाँ पर चंद्रमा का भाग में नहीं पड़ रहा है, तो ये भाग हमें अंधेरा दिखाई देगा, ये भाग हमें अंधेरा दिखाई देगा। जब पृथ्वी से हम लोग चंद्रमा को देखना चाहेंगे तो ये भाग हमें अंधेरा दिखाई देगा, तो अंधेरा पूरा अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो वो कंडीशन होता है अमावस्या का, ठीक है। तो अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है, और ये भाग में कहीं ना कहीं चंद्रमा पे सूरज का प्रकाश छितर के चंद्रमा पे पड़ता है, और चंद्रमा पे कभी कभी हमें चंद्रमा पूर्ण दिखाई देता है, तो ये होता है पूर्णिमा। तो चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन लगेगा और सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन लगता है। तो इतना बात आप लोग जान गए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बात और,
जब सूर्य ग्रहण आंशिक रूप, कभी कभी आंशिक रूप से लगता है और कभी कभी सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से लगता है। जब सूर्य का पूरा भाग, आधा अधिकांश भाग ढक जाए तो इसे हम लोग पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, ये सूर्य का पूरा भाग ढक जाता है, तो वन मंडल के ऊपर, सूर्य के वन मंडल के ऊपर एक कोरोना होता है, जिसे हम लोग किरीट बोलते हैं। तो कोरोना या किरीट जो होता है वो हमें दिखाई देता है, और ये वो क्या होता है, एक सफ़ेद फूल की तरह दिखाई देता है, यानी कि डायमंड रिंग की तरह। ठीक है, तो कभी कभी जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा तो यहाँ से प्रकाश निकलने की कोशिश करेगा, यहाँ से प्रकाश निकलने की कोशिश करेगा, और इधर से एक हल्का हल्का प्रकाश निकलते रहेगा। इसे हम लोग बोलते हैं हीरक वलय बोल सकते हैं, या हम लोग डायमंड रिंग बोलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आप डायमंड रिंग। डायमंड रिंग, डायमंड रिंग की घटना कब घटती है? जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो डायमंड रिंग की घटना घटती है। कोरोना या जो किरीट होता है वो एक फूल की तरह दिखाई देता है, सफ़ेद फूल की तरह दिखाई देता है, और या हीरे की अंगूठी की तरह दिखाई देगा, तो उसे हम लोग डायमंड रिंग बोलते हैं, या हिंदी में हीरक वलय बोलते हैं। ये कब घटित होगा? पूर्ण सूर्य ग्रहण के टाइम में। ऐसे सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो अमावस्या के 3 दिन। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण लगने के लिए पृथ्वी बीच में आएगा, और सूर्य ग्रहण लगने के लिए जो होता है चंद्रमा बीच में आना चाहिए, ये स्थिति पैदा होता है। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है। ज्वार भाटा, पहले हम लोग ज्वार भाटा को समझ लेते हैं, उसके बाद शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष को समझेंगे। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा, इसको हम लोग टाइड भी बोलते हैं। ज्वार भाटा क्यों आता है? इसके 3 कारण हैं। सूर्य का आकर्षण, चंद्रमा का आकर्षण, और पृथ्वी का प्रतिकर्षण। ये 3 कारण से ज्वार भाटा आता है। तो 2 कंडीशन होता है जबकि बेहद ज्वार भाटा आएगा, और 2 कंडीशन होता है जबकि न्यूनतम ज्वार भाटा आएगा। ज्वार भाटा होता क्या है? पानी का ऊपर उठना ज्वार, और पानी का नीचे गिरना भाटा। हम लोग एक कंडीशन बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग ना सन माने, ठीक, यहाँ पे हम लोग अर्थ मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग मून मान लेते हैं, और एक कंडीशन हम लोग यहाँ पे सन को मानते हैं, और यहाँ पे मून लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? अर्थ। तो ये कंडीशन क्या हो गया? ये इस कंडीशन के तहत क्या लगता है? चंद्र ग्रहण। आपको पता होगा चंद्र ग्रहण लगता है, ये कंडीशन चंद्र ग्रहण होता है, और चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो पूर्णिमा के दिन लगता है। और ये कौन सा कंडीशन हो गया? ये पृथ्वी पर प्रकाश नहीं जा पा रहा सूर्य का अर्थ पे, तो ये होता है अमावस्या। तो देखिए पृथ्वी पे से यहाँ पे सूर्य भी पृथ्वी के समुद्र के पानी को खींचेगा, और चंद्रमा भी पृथ्वी के पानी को, समुद्र के पानी को खींचना चाहेगा। तो इस तरह से पृथ्वी का पानी इस तरह से खिंचाने लगता है। तो जो पानी का उठना होता है वो ज्वार कहलाता है, और जब पानी नीचे गिरता है उसको हम लोग भाटा कहते हैं। ये ज्वार हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? भाटा हो गया। तो ये कंडीशन में बहुत बड़ा ज्वार आएगा। ये बेहद ज्वार भाटा का हम कंडीशन बता रहे हैं। बेहद ज्वार भाटा का, बेहद ज्वार भाटा के कब आता है? पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है। पूर्णिमा के दिन सूरज अपनी तरफ खींचेगा, चंद्रमा अपनी तरफ खींचेगा। चंद्रमा नज़दीक है इसलिए चंद्रमा ज़्यादा खींचेगा किसको? पृथ्वी के सागर के पानी को। उसके बाद अमावस्या के दिन क्या होता है? सूर्य भी खींचना चाहेगा पृथ्वी के पानी को, और चंद्रमा भी पृथ्वी के पानी को खींचना चाहेगा, इन दोनों मिलकर खींचेगा। तो इस तरह से यहाँ के पानी उठ जाता है। तो इस तरह भी एक बेहद ज्वार आता है। इस कंडीशन में भी एक बेहद ज्वार आएगा। तो बेहद ज्वार 2 टाइम में आता है, पूर्णिमा के दिन में और अमावस्या के दिन में बेहद ज्वार आता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि न्यून और लघु ज्वार कब आएगा। लघु ज्वार,
लघु ज्वार। लघु ज्वार जो होता है वो कृष्ण पक्ष के 7वीं और शुक्ल पक्ष के 8वीं के दिन आएगा। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के 7वीं और 8वीं, 7वीं और 8वीं को आता है। कृष्ण पक्ष किसे बोलते हैं? कृष्ण पक्ष किसे बोलते हैं हम थोड़ा सा समझा देते हैं। जब चंद्रमा धीरे धीरे कमना शुरू होगा, यानी कि पूर्णिमा होने के बाद जब चंद्रमा धीरे धीरे चंद्रमा की आकृति कम होने लगती है, जब पूर्णिमा के बाद चंद्रमा की आकृति धीरे धीरे कम होने लगती है, धीरे धीरे कम होना चालू होगा कि पहले ऐसे दिखाई देगा, फिर थोड़ा सा ऐसे दिखाई देगा, फिर धीरे धीरे कम होने लगेगा, फिर और कम हो जाएगा। तो ये सब घटते क्रम में जो होता है उसे हम लोग कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष कहते हैं। और जब पूर्णिमा होता है तो ये कंडीशन होता है, पूर्णिमा के बाद चंद्रमा धीरे धीरे कमेगा तो कृष्ण पक्ष होता है। और जब अमावस्या हो गया कि चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, चंद्रमा मान लीजिए बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, और धीरे धीरे ये बढ़ते क्रम में आ गया, फिर ये बड़ा बड़ा होने लगा, ठीक है। तो बढ़ते क्रम जो होता है वो से हम लोग शुक्ल पक्ष बोलते हैं। यानी कि जब चंद्रमा की कलाएं बढ़ना स्टार्ट होगी तो उसे हम लोग शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो इस दिन को शुभ माना जाता है और सारे शुभ काम शुक्ल पक्ष में ही किया जाता है। और जब चंद्रमा की कलाएं कमने लगती है तो इसे हम लोग कृष्ण पक्ष बोलते हैं और इस दिन अशुभ माना जाता है। इतना बात समझ गए। और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के दिन में लघु ज्वार आता है। क्यों? तो उसका कंडीशन है, इसको हम रफ करते हैं। यहाँ पे हम लोग ना सूर्य मानने, ठीक, और ये हो गया आपका अर्थ, और ये हो गया आपका मून, फिर एक सन माने हम लोग, और ये हो गया आपका अर्थ, और ये हो गया आपका मून। जब चंद्रमा 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री कोण बनाता हो पृथ्वी से, जब चंद्रमा पृथ्वी से 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा, ठीक है, तो इस टाइम में लघु ज्वार आता है। जब चंद्रमा पृथ्वी से 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा तो इस टाइम लघु ज्वार आता है। तो दो कंडीशन में 90 का डिग्री बनाएगा, एक ऊपर जाएगा जब चंद्रमा, एक जब नीचे आएगा चंद्रमा। तो जब ऊपर जाता है तो सूरज की प्रकाश इसको यहाँ से खींचना चाहेगा, सूरज का प्रकाश नहीं, सूरज का ग्रेविटेशन फोर्स इसके पानी को खींचना चाहेगा। पृथ्वी के ऊपर जितने भी पानी है सागर में उसे खींचना चाहेगा। इधर चंद्रमा भी क्या करेगा, इसके पानी को खींचेगा। जब दो तरफ से खिंचाव होगा तो यहाँ इस पानी को ज़्यादा उठ नहीं पाता है, इस तरह से लघु ज्वार आता है। वही कंडीशन यहाँ भी फॉलो होता है कि सूरज की ग्रेविटेशन इसको यहाँ से खींचना चाहेगा, जबकि चंद्रमा इसे यहाँ से खींचेगा तो नहीं खींच पाएगा ज़्यादा पानी को, इसीलिए हम लोग इसे लघु ज्वार कहते हैं। सबसे बेहद ज्वार कनाडा के फंडी की तट पे आता है। कनाडा का एक तट है, फंडी के तट, वहाँ पे बेहद ज्वार आता है। वो कितना आता है, 15 मीटर से 18 मीटर तक की ऊंचाई का ज्वार भाटा आता है कनाडा के फंडी तट पे। और भारत का सबसे ज़्यादा ऊंचा ज्वार जो आता है वो जो गुजरात के कच्छ की खाड़ी है उसके ओखा तट पे, यानी कि कच्छ की खाड़ी के ओखा, गुजरात में कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी के किनारे एक ओखा तट है, ओखा तट, वहाँ पे 2.5 का ज्वार भाटा आता है। समझ गए, ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा, यहाँ पानी का उठना क्या होगा, ज्वार, ये पानी का उठना क्या होगा, भाटा। यहाँ ज्वार, और ये क्या है, भाटा, और ये क्या हो गया, भाटा। तो एक ज्वार मान लीजिए ज्वार आया यहाँ पे, तो इसके 6 घंटा 13 मिनट के बाद भाटा आएगा, फिर इसके 6 घंटा 13 मिनट के बाद ज्वार आता है, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे
भाटा आएगा। तो मेरे कहने के का मतलब हो गया कि एक ज्वार और एक भाटा के बीच में 6 घंटे 13 मिनट का अंतर रहेगा, और दो ज्वार के बीच में अगर हम लोग करते हैं तो 12 घंटा और 26 मिनट, 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है। दो ज्वार के बीच का अंतर जो होगा 12 घंटा 26 मिनट होगा। कभी कभी एग्जाम में पूछेगा दो ज्वार के बीच में अंतर कितना होता है, तो 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है। और एक ज्वार और एक भाटा के बीच में 6 घंटे और 13 मिनट का अंतर होता है। थोड़ा सा हम सब ऋतु परिवर्तन जान लेते हैं कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, उसके बाद हम लोग आज समाप्त करेंगे। ऋतु परिवर्तन, आपको पता होगा पृथ्वी जो परिक्रमा करता है सूरज का उस कारण से ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी जो सूरज का परिक्रमा करता है उसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है उसके कारण दिन और रात होता है। तो ऋतु परिवर्तन देखिए क्यों होता है। हम यहाँ पे मान लेते हैं सूर्य को केंद्र मान लेते हैं, क्योंकि सूरज का चक्कर ही पृथ्वी लगाता है। और यहाँ पे हम लोग क्या मानते हैं, पृथ्वी को, यहाँ और यहाँ। तो पृथ्वी पर दो साइड होता है, नॉर्थ और साउथ। पृथ्वी के दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ। तो यही हो गया नॉर्थ और साउथ, ठीक। दो पोल हो गया, नॉर्थ और साउथ, दो पोल हो गया। तो यही कंडीशन 4 आएगा जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमेगा, ठीक है। तो जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमता है तो पृथ्वी अपने अक्ष पे तो 37 डिग्री झुकी है, लेकिन जब अपने कक्षीय जो घूमती है तो 66 झुकी हुई है। तो पृथ्वी इस तरह से झुकी हुई है, इस तरह से पृथ्वी झुकी हुई है। जब इस तरह से झुकी हुई है पृथ्वी, यहाँ पे हम थोड़ा सा और बना लेते हैं अच्छे से, नॉर्थ और साउथ। तो ये देखिए, ये भूमध्य रेखा बोलते हैं इसे हम, या विषुवतीय रेखा बोलते हैं। तो इस भाग पे अच्छे से किरण पड़ेगा। सूरज का किरण जो होता है आराम से इस भाग पे आता है, आराम से इस भाग पे पहुंचता है। तो इस दिन क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। जब भूमध्य रेखा पर सूरज की किरण सीधी पड़ती है तो उसे हम लोग उस दिन और रात बराबर होता है। ये एक कंडीशन कब लागू होगा, 21 मार्च को। 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। फिर क्या होगा, पृथ्वी घूमते घूमते कहाँ पे आएगा, पृथ्वी घूमते घूमते कहाँ आएगा। तो कभी कभी ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि जो पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ पे नॉर्थ आ गया, यहाँ पे साउथ पोर्शन ये ज़्यादा झुक गया। जब ज़्यादा झुक गया तो नॉर्थ वाला को हिस्सा आप देखिएगा तो पृथ्वी का नॉर्थ वाला हिस्सा है वहाँ पे सूरज का ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा, क्योंकि वो एरिया सूरज की तरफ ही झुका हुआ है, तो ज़्यादा प्रकाश पड़ेगा। इसलिए उत्तरी गोलार्ध, इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को बोलते हैं, भूमध्य के नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ये साउथ दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। जब सूरज की किरण उत्तरी गोलार्ध पे अधिक पड़ेगा तो उस दिन उत्तरी गोलार्ध पे जो होता है दिन ज़्यादा होता है और रातें छोटी होती है। तो ये कंडीशन कब होता है, 21 जून को। इसी दिन हम लोग योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध पे, उत्तरी गोलार्ध दिन बड़ा रात छोटा। उत्तरी गोलार्ध पे दिन बड़ा होगा, रात छोटा होगा। दक्षिणी गोलार्ध पे क्या होगा, तो रात बड़ी होगी और दिन छोटा होगा। इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ा और दिन छोटा, उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। फिर धीरे धीरे कंडीशन फॉलो होगा और इस तरह से फिर क्या होगा, भूमध्य रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ने लगेगी। भूमध्य रेखा पर जब सीधी पड़ने लगेगी, यानी कि साउथ तरफ भी और नॉर्थ तरफ भी बराबर किरणें पड़ेगी, तो उस दिन भी दिन और रात बराबर होता है। और ये कंडीशन होता है 23 सितंबर, ठीक है। 23 सितंबर को दिन रात बराबर।
दिन रात बराबर। तो मार्च, जून, उसके बाद सितंबर आ गया, उसके बाद क्या आता है दिसंबर। फिर जब घूमेगा, जब घूमते 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 जब नज़दीक आता है तो देखिएगा इस तरह से घूमेगा। नॉर्थ हमेशा इधर 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 रह रहा है, साउथ इधर है। तो क्या होता है, साउथ जो दक्षिण गोलार्ध होता है वहाँ पे सूरज की किरण ज़्यादा पड़ती है और उत्तरी गोलार्ध में कम पड़ता है। जब दक्षिण गोलार्ध पे सूरज की किरण सीधी पड़ेगी उस समय दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती है। ये कंडीशन कब होगा, तो 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा रात छोटा। तो ये 4 कंडीशन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दिन रात का बराबर होगा तो 21 मार्च 23 सितंबर। दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़ा कब होता है, दक्षिण गोलार्ध में दिन बड़ा कब होता है, तो 22 सितंबर से दिन बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। इस दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। तो ये 4 कंडीशन होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। रटना नहीं है, समझना है। क्यों समझना है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध पे जब सूर्य की किरण पड़ती है तो दिन बड़ा ऑब्वियसली होगा, रात छोटी होगी। जब दक्षिणी गोलार्ध ज़्यादा भाग इसका सूर्य की तरफ रहेगा तो यहाँ पर सीधी किरण पड़ेगी, दक्षिणी पे दिन बड़ा होगा और रातें छोटी होगी। धीरे धीरे ये कंडीशन हर एक के साथ होते रहता है। साल में ऐसे कंडीशन आते रहते हैं और ये मूविंग सिस्टम चलते रहता है। तो आपको अच्छा लगा होगा, आप कमेंट कीजिए, हम अपना वीडियो बनाते रहेंगे। और इस वीडियो को जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए। और मेरा संस्था सहरसा में है, पटेल नगर में। आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आ सकते हैं, फ़ोन नंबर दिया गया है। जय हिंद।